हाँ जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 11 के चैप्टर नंबर 2 मात्रक और मापन उससे संबंधित एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके त्रुटि यानी एरर। उससे संबंधित हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो त्रुटि जो है, देखिए ये जो आपकी टॉपिक है त्रुटि, जिसको हम क्या बोलते हैं, एरर। देखो इस टॉपिक से संबंधित आपसे एग्जाम में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ही पूछी जाती है। तो त्रुटि या एरर होती क्या भी, किसी भी भौतिक राशि को जब हम मापते हैं तो एक तो होता है उसका वास्तविक मान। जब आप गलती से वास्तविक मान के अलावा कोई दूसरा मान मापते हैं तो उसको हम बोलते हैं मापित मान, और उन दोनों का जो अंतर है वो क्या कहलाता है, त्रुटि कहलाता है। जैसे मान लो कि अपन ने कोई लेंथ मापी, ठीक है, और उसकी वैल्यू आ रही है आपके पास 5 सेंटीमीटर, ये क्या है, उसका वास्तविक मान है, वो वास्तविक मान। अब क्या किया, किसी उपकरण की सहायता से, किसी यंत्र की सहायता से आपने मान लीजिए कि उसको मापा और आपके रिजल्ट आ रहा है 4.8 सेंटीमीटर। ये क्या है, आपके द्वारा मापा गया मापित मान। तो वास्तविक मान और मापित मान के अंतर को क्या कहा जाता है, त्रुटि कहते हैं। तो त्रुटि जो होती क्या है, त्रुटि होती है वास्तविक मान माइनस मापित मान। तो आपको ध्यान रखना है कि त्रुटि किसे कहते हैं, ठीक है। अब इस एरर से संबंधित, इस त्रुटि से संबंधित कुछ फॉर्मूले हैं जो आपके डेरिवेशन भी है। डेरिवेशन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, हम सीधे सूत्र की बात करेंगे कि कौन कौन से सूत्र आपके काम आएंगे। उन सूत्र के आधार पर ही हम त्रुटि से संबंधित सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो अगर मान लीजिए अपने पास कोई भौतिक राशि है z, पहला फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, और ये भौतिक राशि दो राशियों के योग के रूप में है, a प्लस बी के रूप में है। a में जो एरर है वो मान लीजिए डेल्टा a है, और b में जो एरर है वो कितनी है, डेल्टा b, ठीक है। तो अब देखो a में और b में दोनों में एरर है, तो सीधी सी बात, अगर इनका योग करोगे तो z में भी एरर आएगी। तो z में जो एरर है वो कितनी मान लेते हैं अपन, डेल्टा z, ठीक है। तो अगर z जब वो a प्लस बी के फॉर्म में है तो यहाँ पर जो एरर होगी उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, डेल्टा z बराबर प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। यानी अगर कोई भौतिक राशि दो राशियों के योग के रूप में है तो उनकी एरर जो है वो दोनों के योग की क्या होगी, बराबर होती है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। दूसरा फॉर्मूला जो हमारे काम आएगा, z बराबर a माइनस बी। यानी अगर भौतिक राशि z a और b के घटाव के रूप में है, व्यकलन के रूप में है, और a के अंदर त्रुटि डेल्टा a है और b के अंदर जो त्रुटि है वो डेल्टा b है, तो यहाँ पर डेल्टा z जो होगी वो क्या आ जाएगी, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि राशि चाहे प्लस के रूप में हो चाहे माइनस के रूप में हो, त्रुटि का फॉर्मूला जो सेम रहेगा। दोनों ही कंडीशन में एरर जो है a और b के आपस में जुड़ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, याद रखना है इसको। तीसरा देखो, अगर त्रुटि z जब वो गुणा के रूप में है, a क्रॉस b के रूप में है, इस स्थिति में a के अंदर जो एरर है वो डेल्टा a, b के अंदर जो एरर है वो कितनी है, डेल्टा b, और z में जो एरर आएगी वो कितनी होगी, डेल्टा z। तो इसको हम किस फॉर्मूले से निकालेंगे, तो याद रखना है डेल्टा z अपॉन z बराबर डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। तो जब कोई भौतिक राशि z a क्रॉस b के रूप में है तो वहाँ पर ये वाला फॉर्मूला काम आएगा, ठीक है। तो इसको याद रखना है। चौथा देखो, अगर भौतिक राशि z a अपॉन b के रूप में है, यानी दो भौतिक राशियों के भाग के रूप में है, तब फॉर्मूला क्या लिखेंगे, डेल्टा z अपॉन z बराबर डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। यानी अगर राशियां गुणा के रूप में हो चाहे भाग के रूप में हो, एरर निकालने का फॉर्मूला दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा भाई, ठीक है। और एक लास्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है कि z बराबर a अपॉन b तो है और साथ में पावर हो p और q, तब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो देखो डेल्टा z अपॉन z
तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ भाई 500 फॉर्मूला। देखो यहाँ z बराबर क्या है a/b, ठीक है। घात क्या है इस पर p और b पर घात क्या है q। तब हम एरर किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, डेल्टा z/z बराबर डेल्टा a/a। अब इस घात का क्या होगा, पावर या घात जो है वो गुणा में आ जाती है, तो ये हो जाएगा p गुणा डेल्टा a/a प्लस q गुणा डेल्टा b/b। तो ये इतने फॉर्मूले अगर आप याद कर लोगे तो एरर से संबंधित क्वेश्चन सारे आपसे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो प्लस या माइनस के रूप में हो तब एक फॉर्मूला काम आएगा, दोनों की त्रुटियां जो वो जुड़ जाएंगी। गुणा या भाग के रूप में हो तब एक फॉर्मूला काम आएगा, दोनों की त्रुटियां जो वो इस प्रकार से ज्ञात की जाएगी। और अगर घाते हैं तो घाते जो वो गुणा में आ जाती है, ठीक है। तो इन सूत्र को आप याद करें। उसके बाद अब अपन चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, पहला क्वेश्चन देखिए, ये आपके एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल है और किताब के पीछे की क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए कि किसी तापमापी द्वारा दिए गए दो पिंडों के ताप। तो जब भी आप न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो सबसे पहले जो गिवन दे रखा है वो लिख लें। एक पिंड का ताप है T1, उसकी वैल्यू दे रखी है भाई 20 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अलावा T2 दे रखा आपको दूसरे पिंड का ताप, वो कितना है 50 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इन पिंडों का तापांतर आपसे क्या पूछा है, तापांतर। भाई तापांतर का मतलब क्या होता है, ताप में अंतर पूछा आपसे, ठीक है। और इसमें उत्पन्न त्रुटि परिकलित कीजिए। तो यहाँ पर आपको T1 और T2 के मान, तो यहाँ देखो एक चीज़ ध्यान रखनी है कि प्लस माइनस की जो आगे वाली राशियाँ होती हैं ये तो हैं उस वस्तु के वास्तविक मान, और ये प्लस माइनस के पीछे वाली जो राशियाँ हैं वो क्या है, एरर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तापांतर निकालेंगे तो पहले तो वास्तविक मान का निकालेंगे और फिर एरर का निकालेंगे अलग अलग, और फिर इनको जोड़ देंगे, इसी फॉर्म में लिख देंगे। तो देखो तापांतर आपके पास आ जाएगा कैपिटल T बराबर लिख देता हूँ मैं T2 माइनस T1। वास्तविक मान कितना है 50 माइनस 20, 50 माइनस 20 क्या होता है भाई 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये तो हो गया वास्तविक मान का अंतर। अब एरर जो है, अभी मैंने आपको बताया था कि जब एरर कोई भी भौतिक राशि जो है वो अगर योग के रूप में है तो एरर हमेशा क्या होगी, जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पर त्रुटि में तापांतर क्या आ जाएगा 0.5 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा 1 डिग्री सेल्सियस। तो वास्तविक मान में तापांतर, वास्तविक मान में तापांतर और त्रुटि में तापांतर इतना आ गया। अब इनको दोनों को साथ लिख दो, तापांतर कितना हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को करना है। ये जो मान दे रखे हैं ये वास्तविक मान है, इनको पहले अलग से निकाल लेना और त्रुटियों को अलग से निकाल लेना, ठीक है। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधा पूछ लिया जाता है। प्रतिरोध, तो जो गिवन है वो लिख देते हैं अपन। प्रतिरोध आपको दे रखा है R बराबर V/I ओम के नियम से। R प्रतिरोध है, V विभवांतर है और I क्या है, धारा। ये आपको सूत्र दे रखा है, ठीक है। उसके बाद इसमें V का मान दे रखा है 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट। इसी प्रकार धारा का मान भी दे रखा है I बराबर 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर, ठीक है। अब अगला कह रहा है कि R में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ये आपको क्वेश्चन करना है। तो देखो पहली बात कि ये प्रतिरोध R जो है वो V/I यानी भाग के रूप में है। तो जब भाग के रूप में होता है तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा भाई, डेल्टा R/R बराबर डेल्टा V/V प्लस डेल्टा I/I, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, इसे दे दो समीकरण नंबर 1। अब देखो यहाँ पर दो मान दे रखे हैं, ये तो होगा वास्तविक मान और ये हो जाएगी उसकी एरर। तो यहाँ लिख देता हूँ V का मान तो है
100 वोल्ट, डेल्टा V का मान, V में त्रुटि कितनी है 5 वोल्ट। इसी प्रकार करंट I का वास्तविक मान कितना है 10 एम्पियर, और करंट I में त्रुटि कितनी है 0.2 एम्पियर। तो देखो V का मान है, डेल्टा V है, I है, डेल्टा I है। ये सब वैल्यू जो है वो आप पुट कर दो समीकरण नंबर 1 में, तो क्या जाएगा डेल्टा R/R बराबर डेल्टा V की वैल्यू 5/100 प्लस डेल्टा I की वैल्यू 0.2 अपॉन I/10। ये पॉइंट हटाओगे तो आ जाएगा 10, तो लघुत्तम ले लो 100 आएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 5 + 2 डेल्टा R/R। कितना आया भाई डेल्टा R/R बराबर 7/100। अब आपसे पूछ रहा है प्रतिशत, तो आपको पता है कि जब प्रतिशत निकालना होता है तो हम क्या करते हैं 100 से गुणा कर देते हैं, तो 7/100 गुणा 100, 100 से 100 चला जाएगा, आंसर आएगा आपके 7%। तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है भाई, ठीक है। तो प्रतिरोध R जो V/I के रूप में यानी भाग के रूप में है। अब जब भाग के रूप में होता है तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। V में वास्तविक मान 100 है, उसकी एरर 5 है, I में वास्तविक मान 10 है और उसकी एरर 0.2 है। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो ये उतार लें, फिर अपन आगे चलते हैं। हाँ जी, तीसरा क्वेश्चन देखिए, आपको दे रखा है Z बराबर कितना है A⁴ B की घात 1/3 बटे C गुणा D की घात 3/2, और कह रहा है कि Z में अपेक्षित त्रुटि ज्ञात कीजिए। इसके अलावा कुछ दे नहीं रखा भाई, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर राशियां गुणा के रूप में हो या भाग के रूप में हो तो उनका एरर जो वो किस प्रकार से निकाली जाती है, और ये जो घातें हैं वो क्या हो जाती हैं गुणा में आ जाती है। तो यहाँ पर अपेक्षित त्रुटि क्या हो जाएगी, अपेक्षित त्रुटि फॉर्मूला बताया था भाई, तो ये हो जाएगा डेल्टा Z/Z बराबर डेल्टा A/A, और ये घात जो 4 है वो इसके गुणा में आ जाएगी, प्लस का चिन्ह आएगा, 1/3 गुणा में आ जाएगा डेल्टा B/B, प्लस का चिन्ह आएगा, C अकेला है तो डेल्टा C/C, प्लस का चिन्ह आ जाएगा 3/2 गुणा में आएगा और डेल्टा D/D। और आपको कोई डाटा दे नहीं रखा है तो यहाँ पर अपेक्षित त्रुटि जो होगी वो इतनी ही होगी, ठीक है। अगर कुछ डाटा देता तो हम वैल्यू यहाँ पर रख देते। तो आपको ध्यान रखना है भाई, Z जो इन राशियों के गुणन और भाग के रूप में है, तो Z में उत्पन्न होने वाली त्रुटि डेल्टा Z, उसको किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, इस तरह से ज्ञात करेंगे, घातें जो वो हमेशा गुणा में आ जाएगी और ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो अपेक्षित त्रुटि इसमें इतना ही करना है, और कुछ आपको वैल्यू दे नहीं रखी है। हाँ जी, चौथा क्वेश्चन देखिए कि किसी सरल लोलक का दोलन काल यानी आवर्तकाल दे रखा है T बराबर 2π√L/G। यदि L का मापित मान, L की वैल्यू दे रखी है आपको 20 सेंटीमीटर, जिसमें 1 mm तक की यथार्थता है। अब ये आपको भाषा इस तरह से दी आपको कंफ्यूज करने के लिए, ये जो 1 mm है ये इस लेंथ L में क्या है एरर है, तो डेल्टा L का मान कितना हो जाएगा 1 mm। अब यहाँ देखो, यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ mm है, तो आपको किसी एक को बदलना पड़ेगा, तो इसको बदलने तो यह आ जाएगा 0.1 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं 10 mm होते हैं। इसके अलावा आपको कह रहा है कि 1 सेकेंड विभेदन वाली यानी डेल्टा T में जो एरर है, विभेदन का मतलब भी यहाँ एरर से है 1 सेकेंड, ठीक है। तो पाया जाता है कि लोलक के 100 दोलनों का समय 90 सेकेंड है, तो T का एक्चुअल मान कितना है 90 सेकेंड। अब आपसे पूछ रहा है कि यहाँ G के निर्धारित मान की यथार्थता क्या है, यानी G में कितनी एरर है वो आपसे पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पर 2 शब्द आ रहे हैं, एक तो आ रहा है यथार्थता, एक आ रहा है परिशुद्धता। दोनों में अंतर क्या है, क्या होते हैं वो समझते हैं। पर देखो, मान लो कि आपने किसी वस्तु की लंबाई को मापा और उसका वैल्यू आ रही है 3.678 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इन दोनों का अर्थ समझते हैं कि यथार्थता क्या है और परिशुद्धता क्या है। अब आपने क्या किया, किसी उपकरण की सहायता से उसका उस वस्तु की जो वास्तविक लंबाई है वो ये है, वास्तविक मान है ये, ठीक है, वास्तविक मान। आंसर हम बाद में निकालेंगे इसका, पहले ये समझ लेते हैं कि यथार्थता और परिशुद्धता क्या होती है।
एक वस्तु की वास्तविक लंबाई जो वो ये है 3.678। अब मान लो कि आपने कोई यंत्र काम में लिया, कोई उपकरण काम में लिया, ठीक है, और उसके द्वारा जो मापित मान आ रहा है वो कितना है, मापित मान मान लो कि वो आपने निकाला 3.5, ठीक है, और ये जो उपकरण है इसकी विभेदन सीमा परिशुद्धता, यानी इस यंत्र जो है वो न्यूनतम कितना मान माप सकता है, 1 सेंटीमीटर। ये इसकी क्या है, विभेदन सीमा है कि 1 सेंटीमीटर तक की वैल्यू को ये माप सकता है न्यूनतम, ठीक है। तो इसके द्वारा मापित मान कितना आ रहा है, 3.5। अब मान लो हमने कोई दूसरा यंत्र काम में लिया, ये पहला यंत्र है, अब हमने ये यंत्र दूसरा काम में लिया जिसकी विभेदन सीमा क्या है, 0.1 सेंटीमीटर, और इसके द्वारा जो मापित मान आया मान लो वो कितना आ रहा है अपने पास, 3.2 सेंटीमीटर। अब देखो उस वस्तु की वास्तविक लंबाई इतनी थी, हमने 2 यंत्र काम में लिए, एक यंत्र जो न्यूनतम मान 1 सेंटीमीटर माप सकता है उसके द्वारा मान आया 3.5, एक यंत्र जो न्यूनतम 0.1 सेंटीमीटर तक माप सकता है उससे मापित मान आया अपने पास 3.2। अब देखो यथार्थता का मतलब है कि आपका जो मापित मान है वो वास्तविक मान के कितना निकट है। तो यहाँ देखो 3.5 3.6 के ज़्यादा निकट है 3.2 के वनिस्पत, तो हम ये क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि भाई ये जो मापित मान है वो अधिक यथार्थ है। क्यों? क्योंकि ये वास्तविक मान के क्या है, निकट है। और इसको क्या कहेंगे कि इसकी तुलना में इसका मान जो वो कम यथार्थ है। क्यों? क्योंकि ये वास्तविक मान से इन दोनों का अंतर ज़्यादा है, ठीक है, एक बात। तो जो मान वास्तविक मान के निकट होता है वो अधिक यथार्थ होता है। दूसरा, यहाँ पर जो विभेदन सीमा थी वो 1 सेंटीमीटर थी और इस यंत्र की विभेदन सीमा इससे भी ज़्यादा है, यानी ये केवल 1 सेंटीमीटर को ही माप सकता है न्यूनतम, ये 0.1 को। तो हम यहाँ कहेंगे कि ये जो मान है वो अधिक परिशुद्ध है। अधिक क्या है, परिशुद्ध है इसके मुकाबले। तो 2 अर्थ हो जाएंगे। यथार्थता का मतलब कि भाई इस उपकरण की यथार्थता, इस उपकरण द्वारा मापित मान की यथार्थता अधिक है क्योंकि ये वास्तविक मान के निकट है, लेकिन ये परिशुद्ध, इसकी परिशुद्धता कम है। क्यों? क्योंकि इसकी विभेदन सीमता ज़्यादा है। यहाँ क्या कहेंगे, इस मान के लिए कहेंगे कि ये कम यथार्थ है क्योंकि ये वास्तविक मान से अंतर जो वो ज़्यादा है, लेकिन ये परिशुद्ध अधिक है। क्यों? क्योंकि इसकी विभेदन सीमा जो है वो 0.1 सेंटीमीटर तक है। तो ये दोनों अर्थ आपको समझने हैं। यहाँ आपको कंफ्यूज करने के लिए उसने लैंग्वेज बनाई है, लेकिन तरीका ये रहेगा। एल का मान डेल्टा एल, डेल्टा टी और टी हमारे पास है, हमें जी के अंदर जो है वो एरर निकालनी है। तो सबसे पहले अपन जी को फाइंड करेंगे। तो जी को एक तरफ लेके आना पड़ेगा, जिस चीज़ को फाइंड करना होता है तो स्क्वायर कर दो। तो टी स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर और क्या जाएगा, एल बाई जी। तो यहाँ से जी बराबर क्या हो जाएगा, जी इधर जाएगा, गुणा में आ जाएगा। तो 4 पाई स्क्वायर एल बाई अपॉन टी स्क्वायर, यह आ जाएगा अभी, ठीक है। तो इस जी में एरर आपने वो ज्ञात करनी है। तो जो कांस्टेंट राशि होते हैं उसको हम क्या करते हैं, एरर में छोड़ देते हैं, बाकी जो हमारे पास वैल्यू है उसको अपन काउंट करेंगे। तो इसको नेग्लेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं ये नीचे वाला मिटा देता हूँ, फिर अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हाँ जी, तो हमारे पास ये फॉर्मूला है। तो एरर निकालेंगे, डेल्टा जी अपॉन जी बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा टी अपॉन टी, और 2 कहाँ जाएगा, गुणा में, और ये 4 पाई स्क्वायर को आपको क्या करना है, नेग्लेक्ट। तो जो वैल्यू दे रखी है वो पुट कर दो। तो ये आ जाएगा 0.1 सेंटीमीटर अपॉन 20 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर चला जाएगा, प्लस 2 गुणा डेल्टा टी 1 सेकेंड अपॉन 90 सेकेंड, तो सेकेंड से सेकेंड चला जाएगा। अब इस क्वेश्चन को आपको सोल्व कर लेना, ये पॉइंट हटा देना, तो यहाँ हो जाएगा 100। तो मैं सीधा ही आंसर लिख रहा हूँ भाई, आप करके देख लेना। डेल्टा जी अपॉन जी, इसमें आपको प्रतिशत एरर निकाल रखी है और आंसर आपका आएगा फाइनल 2.72%, ठीक है। तो यहाँ आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, एक यथार्थता मतलब मापित मान जो वास्तविक मान के कितना निकट है वो अधिक यथार्थ माना जाएगा, जो वास्तविक मान से कम होगा वो कम यथार्थ माना जाएगा। विभेदन सीमा का मतलब है कि जिस उपकरण को आप काम में ले रहे हो अगर वो न्यूनतम मान बहुत कम माप सकता है तो उसकी विभेदन सीमा यानी वो अधिक परिशुद्ध होगा, और जिसकी विभेदन सीमा कम होगी वो कम परिशुद्ध होगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा, इसे उतार लें। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए 5वां। आपको प्रतिरोध दे रखे हैं 2, R1 की वैल्यू कितनी है भाई, 100 ± 3 ओम,
ठीक है। और R2 की वैल्यू दे रखी है आपको, कितना है 200 प्लस माइनस 4 ओम, ठीक है। अब आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि श्रेणीक्रम और पार्श्वक्रम में संयोजित किया गया है। श्रेणीक्रम संयोजन और पार्श्वक्रम संयोजन में, पार्श्वक्रम का मतलब है समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो 2 क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। पहला प्रतिरोध जो है वो श्रेणीक्रम और आपको पता है श्रेणी क्रम का सूत्र जो है वो होता है R इक्विवेलेंट। तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, अगर ये दोनों प्रतिरोध R1 और R2 श्रेणी क्रम में है तो इनका तुल्य प्रतिरोध होता है R1 प्लस R2, ठीक है। और दूसरा भी आपको दे रखा है कि समांतर क्रम में क्या होगा भाई, R इक्विवेलेंट किस तरह से निकालेंगे, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। देखो श्रेणी क्रम का मतलब है कि अगर 2 प्रतिरोध तार हैं, इसका R1 है और इसका R2 है, इनको इस तरह से जोड़ दिया जाए तो ये तो हो जाएगा आपके श्रेणी क्रम, ठीक है। और इनको इस तरह से जोड़ दिया जाए, दोनों को समांतर रखकर, ये R1 है और ये R2 है, इन दोनों के सिरों को एक तरह यहाँ से जोड़ दिया जाए और इन दोनों के सिरों को ऐसे जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा आपके समांतर क्रम या पार्श्व क्रम। अब अगला कह रहा है कि श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो ये तो बड़ा आसान है भाई, 2 राशियों का योग करना है। योग में आपको पता है कि जो एरर होगी वो जुड़ जाएगी, ठीक है। लेकिन जब आपको समांतर क्रम निकालना पड़ेगा तो ये फॉर्मूला जो है अब न तो ये गुणा के रूप में है, न ये भाग के रूप में है, क्योंकि भाग में भी यहाँ कुछ ना कुछ राशि होती, तो यह आपको इसमें निकालने में आपको थोड़ा सा कठिन लगेगा। तो यहाँ पर एक और सूत्र दे रखा है आपको कि ये कह रहा है कि डेल्टा R निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, R डैश स्क्वायर बराबर डेल्टा R1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज़ करना है। तो इन 3 फॉर्मूलों की सहायता से आपसे श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध और समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध पूछा है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ से R1 की वैल्यू, भाई ये 100 प्लस माइनस क्या है, 100 तो है उसकी वास्तविक मान और 3 क्या है उसकी एरर। तो R1 का वास्तविक मान कितना हो जाएगा 100 ओम और R1 में एरर कितनी है, तो डेल्टा R1 का मान कितना हो जाएगा 3 ओम, ठीक है। इसी प्रकार से R2 का वास्तविक मान कितना है 200 ओम और इस R2 में एरर कितनी है, यह है आपके 4 ओम। तो ये 4 चीज़ें आपको दे रखी है। अब आपसे पूछा कि R इक्विवेलेंट श्रेणी क्रम में, तो पहला अपन करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। क्या होता है फॉर्मूला, R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2। तो सीधा सा जोड़ दो भाई, R1 का मान कितना है 100 प्लस R2 का मान कितना है 200, टोटल करोगे कितना आ जाएगा 300 ओम। ये तो आ गया वास्तविक मान का। अब एरर आपको जोड़ दी है, एरर अगर आप जोड़ोगे तो क्या आ जाएगी, मैंने आपको बताया कि जब 2 राशियों को जोड़ना होता है तो एरर भी जुड़ जाती है। तो क्या हो जाएगा सीधा डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। डेल्टा R1 कितना है 3 प्लस डेल्टा R2 कितना है 4 ओम, तो ये हो जाएगा आपके 7 ओम। तो यहाँ पर जो R इक्विवेलेंट टोटल आएगा वो कितना आ जाएगा, पहले इसको लिख दो 300 प्लस माइनस 7 ओम, 300 ओम प्लस माइनस 7 ओम, ये हो जाएगा आपके श्रेणी क्रम का आंसर, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको समांतर क्रम में ध्यान से देखना पड़ेगा, तो इतना उतार लें फिर अपन आगे चलते हैं। हाँ जी, दूसरा पार्ट देखिए इसका समांतर क्रम। देखो समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो वास्तविक मान का तो हम संयोजन निकाल लेंगे आसानी से, तुल्य प्रतिरोध इससे निकाल लो। तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 का मान कितना है 100 प्लस R2 का मान कितना है 200, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लो, 1/R इक्विवेलेंट बराबर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके 200। लघुत्तम लोगे तो ये चला जाएगा, कितना आएगा 2 प्लस 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट बराबर ये आ जाएगा आपके पास 3/200, यानी R इक्विवेलेंट का मान कितना है 200/3 ओम, ठीक है। तो वास्तविक मान का तो तुल्य प्रतिरोध आ चुका है। अब हमें, जैसे वहाँ पर अपन ने एरर में त्रुटि ज्ञात की थी
कि भाई इन दोनों त्रुटियों का डेल्टा R1 और R2 में जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना होगा। तो वो फॉर्मूला जो वो हम यहाँ से काम में लेंगे। अब हमें क्या निकालना है, डेल्टा R निकालना भी, ठीक है। और वो कहाँ से आएगा, इस फॉर्मूले से। देखो तो क्या हो जाएगा आपके पास, डेल्टा R अपॉन R डैश का स्क्वायर प्लस डेल्टा R1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 का स्क्वायर। तो देखो ये रहा R1, ये रहा R2, ये रहा डेल्टा R1 और ये रहा डेल्टा R2। अब आपको निकालना क्या है, और R डैश क्या है, R डैश ये है, ठीक है। R इक्विवेलेंट क्या है, R डैश। तो अभी आपने निकाला ना तुल्य प्रतिरोध, वही है। तो अब आपको क्या निकालनी है, इस डेल्टा R की वैल्यू निकालनी है। तो सारी वैल्यू पुट कर दो। तो डेल्टा R अपॉन, इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 66.7 का स्क्वायर बराबर डेल्टा R1 का मान कितना है, 3/R1 स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 का मान कितना है, 4/R2 का स्क्वायर। R2 का मान कितना है, 200 का स्क्वायर। तो देखो अगले ने क्वेश्चन में बोला है कि आपको डेल्टा R निकालने के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है। और जो मैंने आपको 500 फॉर्मूले बताए थे उनमें से वो कोई भी यहाँ पर नहीं लगेगा। अब सारी वैल्यू आपको दे रखी है, तो इससे डेल्टा R की वैल्यू फाइंड कर लेना भाई। मैं सीधा बता देता हूँ आपको कितनी वैल्यू आएगी। ये आएगी आपके पास 1.8 ओम, और जो तुल्य प्रतिरोध का मान है वो आएगा 200/3 ओम यानी 66.7 ओम। तो कुल एरर कितनी हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी आपके पास R इक्विवेलेंट बराबर, इसको कैसे लिख देंगे, 66.7 प्लस माइनस 1.8 ओम। तो ये हो जाएगा आपके आंसर। तो देखो श्रेणी क्रम में तो कोई दिक्कत नहीं थी, सीधा जोड़ दिया हमने। समांतर क्रम में क्या है कि वास्तविक मान का R इक्विवेलेंट निकालने के लिए तो आप ये फॉर्मूला काम में ले लोगे, लेकिन जब आपको इस तुल्य प्रतिरोध के एरर में निकालना पड़ेगा तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला काम में लेना है। यानी डेल्टा R निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला काम में लेना पड़ेगा समांतर क्रम में, और R इक्विवेलेंट का वास्तविक मान निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला लेना पड़ेगा। दोनों अलग अलग लेके निकाल लेना और फिर इनको एक साथ लिख देना। इस प्रकार से समांतर क्रम में जो संयोजन है उसकी जो कुल प्रतिरोध है वो इस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा। हाँ जी, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन कोई भौतिक राशि दे रखी है आपको P, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। P बराबर आपको दे रखा है a³ b² अपॉन √c/d। ऐसा क्वेश्चन हमने तीसरा भी किया था भाई, उसमें सिर्फ ये दे रखा था, फिर अपन ने उसको अपेक्षित त्रुटि बताई थी उसमें। अब कह रहा है कि ABCD, चलो ऐसे लिख देता हूँ, ABCD, इन सब के अंदर जो प्रतिशत त्रुटि है वो है आपके 1%, 3%, 4% और 2%। अब अगला आपसे पूछ रहा है कि P में जो है वो कितनी प्रतिशत त्रुटि होगी। तो यहाँ इस फॉर्मूले को देखो, P जो है वो गुणा और भाग के रूप में है, तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा भाई, डेल्टा P अपॉन P बराबर डेल्टा A अपॉन A, जो घात है वो गुणा में आ जाएगी तो गुणा 3 प्लस 2 गुणा डेल्टा B अपॉन B प्लस अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, तो 1/2 आ जाएगा गुणा में डेल्टा C अपॉन C प्लस डेल्टा D अपॉन D। अब देखो अगला कह रहा है कि इनमें ABCD में प्रतिशत त्रुटियां दे रखी है आपको, ठीक है। और प्रतिशत त्रुटि क्या होती है, अगर हम इस पूरी समीकरण को 100 से गुणा कर दें तो डेल्टा P अपॉन P गुणा 100 बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणा डेल्टा A अपॉन A गुणा 100। पूरी समीकरण को मैंने दोनों तरफ 100 से गुणा कर दिया है, तो डेल्टा B अपॉन B गुणा 100 प्लस 1/2 डेल्टा C अपॉन C गुणा 100 प्लस डेल्टा D अपॉन D गुणा 100। तो अगला कह रहा है कि ABCD इन सब में प्रतिशत त्रुटियां हैं, तो A की प्रतिशत त्रुटि कितनी है, 1। A में प्रतिशत त्रुटि का मतलब है डेल्टा A अपॉन A गुणा 100, इसकी जगह आपको 1 रखना है। B में कितनी है तो आ जाएगी 3%, तो वैल्यू पुट कर दो सारी, तो डेल्टा P अपॉन P गुणा 100, 3 तो ऐसा का ऐसा। A में प्रतिशत त्रुटि कैसे लिखेंगे, डेल्टा A अपॉन A गुणा 100, इसकी जगह आपको वैल्यू दे रखी है तो लिख दो 1 प्लस 2 गुणा B में प्रतिशत त्रुटि कितनी है, 3, तो आ जाएगा 3 प्लस 1/2
सी में त्रुटि कितनी है 4 प्लस डी में कितनी है 2। सोल्व करो 3 प्लस 6 प्लस ये 2 आ जाएगा कट के, 4 में 2 का भाग लगाओगे 2 आएगा, 2 प्लस 2 ये आ जाएगी आपके पास 3 6 9 और 9 और 4 कितने 13%। तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट आंसर क्वेश्चन है ये, बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर यहाँ आपको केवल मान लो प्रतिशत नहीं देता तो हम 100 से गुणा नहीं करते, अगला कह रहा है कि प्रतिशत त्रुटियाँ हैं तो प्रतिशत है, इसका मतलब डेल्टा a अपॉन a गुणा 100 हो जाएगा। इन सब की जगह आपको ये वैल्यू पुट कर देनी है, आंसर आएगा 13%। तो उम्मीद करता हूँ भाई सारे क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।